ना भाई ना, ये कोई स्पून फीडेड वीडियो नहीं है कि मास्टर जी आएंगे 40 एमसीक्यू पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ये चुनौती है, ये चैलेंज है, ये टेस्ट है। तुमको पूरी किताब के बेहतरीन 40 एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये एक एक एमसीक्यू आपका कॉन्सेप्ट एनरिच कर देंगे, एनहांस कर देंगे, रिकॉल कर देंगे। पेन कॉपी लेकर आओ, मैं एक क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद तुमको उसका आंसर अपने उस कॉपी पर लिखना है जो तुम्हारे हिसाब से सही है। एक एक क्वेश्चन साथ साथ चेक करते हुए चलेंगे। 40 क्वेश्चनों के बाद तुम्हें तुम्हारी अकाउंट्स की कसम तुम कमेंट में लिखोगे, भले ही कम नंबर आए हैं भले ही ज्यादा नंबर आए हैं, कि आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 40। यहां से पता चल जाएगा कि अगर तुम्हारे पेपर में, देखो तुमको बहुत से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तुमको मैंने पूरा का पूरा वन शॉट जर्नी दी है, तुमको मेरे एक्सपीरियंस पता है, तुमको यह पता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है। तो ये 40 क्वेश्चन मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगी है इनको ढूंढ के तुम्हारे सामने लेकर आने की। कुछ टीएस गरेवाल के हैं, कुछ डीके गोयल के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर बच्चों के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन है। प्री बोर्ड मतलब फाइनल्स के क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको आपसे लड़ना है, किसी और से नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर तुमसे एक वादा किया था। लास्ट वीडियो देखी मेरी? पूरी टीएस गरेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए तुम्हारे, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन, उनको लगाना शुरू कर दो एक एक करके। वहां पे मैंने तुमको कहा था कि बेटा क्या आपको इंपॉर्टेंट एंट्रीज की वीडियो चाहिए? तो आप लोगों ने हाँ ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन मेरा उसको ना लाइव पढ़ाने का मन है। तो आपको बस कमेंट में, तब तक ये क्वेश्चन भी करो, साथ साथ मन बनाओ और कमेंट में लिखो कि लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। सिर्फ लाइव या रिकॉर्डेड वर्ड लिख दो, जो ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो वाला मैं पोर्शन ले आऊंगा। मेरी पीपीटी तैयार है, बस मुझे एक इवेंट लगाना है, या तो लाइव का या इसी प्रकार एक रिकॉर्ड करके काम स्टार्ट करना है। ठीक है जी, पेन कॉपी ले आए हो ना? पेन कॉपी ले आए हो ना? जल्दी लेकर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आओ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ आसान है कुछ मुश्किल है। आओ शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर, पेइंग सैलरी टू द अकाउंटेंट। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। देखो अब ना वो मोनोटोनस वाली थ्योरी ना आती नहीं है। अब वो वाली थ्योरी आपसे एमसीक्यू, एजर्शन, रीजनिंग में पूछी जाती है। पूरी पीपीटी में आपको ऐसा फील होगा कि यार ये लिमिटेशन पूछ तो रहा है लेकिन लिखवा नहीं रहा, लिख कर दे रहा है, हमसे जांच रहा है। ऑब्जेक्टिव पूछ तो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल पूछ तो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस पूछ तो रहा है, डीमेरिट्स ऑफ सिंगल एंट्री पूछ तो रहा है, लेकिन ये लिखवा नहीं रहा। तो मुझे याद तो वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पता है, उसके अंदर पेइंग सैलरी टू द अकाउंटेंट तो कहीं नहीं आता। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी ठीक है और तीसरी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी हमारा आंसर आ गया सी। तो आपको पॉज करना है, लेकिन ठीक है ना, आपको पॉज करना है। चलो अब मैं बार बार ही नहीं बोलूंगा ये बात, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है, तुमको तुम्हारी अकाउंट्स की कसम दोबारा दे दी। चलो, which of the following limitation is covered with the manipulation of accounts? Manipulation मतलब accounts के साथ छेड़छाड़। कौन सा पॉइंट करता है? प्रॉब्लम ऑफ विंडो ड्रेसिंग, नॉट फुली एग्जैक्ट, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ऑल 4 आर लिमिटेशन। लेकिन ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है? आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। तो आंसर है बेटा ए, प्रॉब्लम ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जब अकाउंटेंट बायस होके छोटे छोटे हेर फेर कर देता है हमारी अकाउंटिंग के अंदर। सही है बेटा, छोटे छोटे हेर फेर कर देता है, ज्यादा खर्चे कम इनकम, ऐसा कुछ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स? कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल मैनेजर, एम्प्लॉइज या पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब आप बोलोगे सर 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 समझो। अच्छा चलो आप पहले अपना आंसर लिख लो, पहले अपना आपने आंसर लिख लिया होगा। तो मेरा जो आंसर है कि नॉट एन इंटरनल, नॉट एन इंटरनल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है? देखो आंसर तो इसका डी है, सबसे पहली बात।
आंसर तो इसका डी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है जो भी बाहर का बंदा है। जैसे शार्क टैंक में जाते हो, वो सारे के सारे कौन है? इन्वेस्टर नहीं है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है। वो हमारी फर्म में इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सर एम्प्लॉइज भी, जब हम किताब में पढ़ रहे थे, तो एम्प्लॉय इंटरनल तो नहीं होता। कुछ किताबों में इंटरनल दिया हुआ है, कुछ किताबों में एक्सटर्नल दिया हुआ है। बेटा अगर देखा जाए तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, नॉट एवरी, मैं वो वाले एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा जो हमारी मशीन संभाल रहा है, मैं बात कर रहा हूं जो हमारा कंपनी संभाल रहा है, उसको बोलते हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय। और ऑब्वियसली बात है, इन चारों में एक ही बंदा बाहर का है, वो कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर। कुछ बच्चे एम्प्लॉय को देख के ही टिक कर देते, आगे बढ़ते ही नहीं है। आगे बढ़ो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पेड बैचेस के और अभी अपने ऑफलाइन के मॉक टेस्ट चेक किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। और कितने साल हो गए पढ़ाते हुए। मिस्टर राम क्रिएट्स प्रोविजन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसीज मतलब आपदाएं, फ्यूचर में होने वाले अनहोनियां, ठीक है ना, दैट मे हैपन इन नियर फ्यूचर। ठीक है जी। बट डज नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर प्रॉफिट। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मान के चल लो चैप्टर 3 में से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, और जब आएगा ना, आप टिक करने से पहले लिखना गॉड ब्लेस यू उशांक। मन में बोलना एग्जाम में गॉड ब्लेस यू उशांक। ठीक है, आएगा आएगा, पहले बता रहा हूं। मेरे को मेरी उम्र लंबी चाहिए। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बीइंग फॉलोड बाय मिस्टर राम। राम द्वारा कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया गया? कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर, डुअल एस्पेक्ट या मनी मेजरमेंट। बताओ जी, बताओ जी। फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए पहले से ही गुल्लक कौन सा खाता बनाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बनाता है? आंसर इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या बनाता है? कंजर्वेटिज्म। अगर आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके ही काम करें। गॉट इट? सही है जी। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और बताओ, बहुत दिनों हो गए तुमसे बात भी नहीं की यार मैंने, कि आपके एग्जाम कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मेरा जानना बहुत जरूरी है। उसी अकॉर्डिंग मैं अपने लेक्चर्स को प्लान करूंगा। ये जरूर हर एक बच्चा जो देख रहा है ना इस वीडियो को, यहां तक पहुंचा है, जरूर बताए कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब से स्टार्ट है। चलो जी। व्हाट आर द रिटन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस adopted while preparing financial statements called? What are the written statement or of uniform accounting? Uniform accounting rules and guidelines सबको पता है, adopted while preparing financial statements called accounting standard यानी AS, IFRS या AS and IFRS दोनों, या नोटा, none of the above। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों को ही बोलते हैं बेटा, एएस को भी बोलते हैं, आईएफआरएस को भी अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है ना, अब तो आईएफआरएस भी अडॉप्टेड है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आसान क्वेश्चन था, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स जानते हो ना, कैश परचेज, अदर बुक्स जो भी सारी है। ऑल क्रेडिट परचेज आर मेंटेन इन द परचेज बुक, बिल्कुल ट्रू है। ऑल क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, बिल्कुल फॉल्स है। ये तो बात फॉल्स हो गई ना। क्रेडिट सेल जो है, क्या वो सेल्स रिटर्न में आती है? अच्छा, मैं तुम्हारा आंसर जो बता रहा हूं, चीटिंग होगी ये तो। ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो कोई बात नहीं भाई भाई, ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो अभी हमने बात की थी, फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली गलत है, और थर्ड वाली भी करेक्ट ही है। तो आंसर आ गया बेटा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है जी। अगला प्रश्न। अच्छा, मैंने ना ये वाला लेक्चर भी पूछा था आप लोगों से कि रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव, तो आपने रिकॉर्डेड चुना, और सही है। एक तो ये वाला डिसीजन भी ठीक है कि आपने रिकॉर्डेड चुना। कहानी क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। ऑल्दो मैं अपनी बातों में अपने वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं वो वो मैं कर ही देता हूँ टाइम वेस्ट तुम्हारा, बट कोई बात नहीं, मेरा नेचर है ऐसा, क्या करें। कम तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब अच्छा लगता है, बुरा लगता है मेरी बातें करने? कमीशन ऑफ ₹100 इज रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जी। द अकाउंटेंट इज नॉट एबल टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस एडवांस कमीशन रिसीव्ड। ओके, हेल्प हिम, हेल्प करो इन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। याद करो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री। कह रहे डेबिट करना है कमीशन अकाउंट को
और क्रेडिट करना है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, अभी मार्क नहीं करते, बहुत गंदा हो जाएगा। कह रहे डेबिट करना है कैश अकाउंट को, क्रेडिट करना है क्रेडिट कैश अकाउंट इन एडवांस। ओके जी, डेबिट करना है कमीशन अकाउंट को, क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को। डेबिट करना है कमीशन रिसीव्ड को, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एंड क्रेडिट करना है कमीशन अकाउंट को। चलो जी बताओ। वैसे तो एंट्री मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से दिल से याद होगी ये वाली एंट्री, मैंने बड़े प्रेम से पढ़ाया था। एंट्री भी मैं मेंशन कर देता हूं अपने अंदाज में, जैसे आपको पता ही है हमेशा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। देखो तो हमारे लिए टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, और कमीशन खामखा जो क्रेडिट हो रखी थी, देखो इससे पहले एंट्री आपने क्या की होगी, कैश टू कमीशन। मान लो 20,000 मिल गए जिसमें से 5,000 क्या है, देखो इंपॉर्टेंट एंट्री में भी मैंने कंसीडर किया है। रिसीव्ड कमीशन 20,000, आउट ऑफ विच 5,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो भैया अगर 5,000 एडवांस में है तो कमीशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो पहली एंट्री होगी कैश टू कमीशन 20,000, फिर कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 या 15,000 जो भी है। तो डेबिट होगा कमीशन अकाउंट, क्रेडिट होगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सही है जी, 7 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। एंट्रीज विच आर मेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन एंट्रीज को क्या बोलते हो जो एंट्री आप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करते हो। ट्रांसफर, क्लोजिंग, ओपनिंग या एडजस्टिंग, कंफ्यूजिंग। देखो कहीं ना कहीं 50-50 तो हो गया। ठीक है ना, मुझे पता, आई कैन रीड योर ब्रेन। तो ओपनिंग और ट्रांसफर तो हट गया। अब तुमको लग रहा होगा सर एडजस्टमेंट भी करते हैं हम तो, और हम तो क्लोजिंग एंट्रीज भी करते हैं। दोबारा पढ़ लो, विच एंट्री आर मेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी एंट्री होती है, देखो जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट्स हों, लेकिन क्लोजिंग एंट्री हर बारी होगी, हमें क्लोज करना ही पड़ेगा, हमको अपने लेजर को क्लोज करना पड़ेगा। जितने भी लेजर में रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है, पीएनएल में जो जाएंगी या ट्रेडिंग में जो जाएंगी, वो ट्रेडिंग या पीएनएल से क्लोज होती है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। कुछ टीचर्स एडजस्टिंग एंट्री में भी मार्क्स दे देंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो समझदार टीचर हैं वो आपको क्लोजिंग एंट्री पे ही मार्क्स देंगे। गूगल करोगे तो इसके कई आंसर ये मिलेगा, कई आंसर ये मिलेगा, ज्यादा आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो काइंड ऑफ चुम्मेश्वरी क्वेश्चन वी कैन कॉल इट। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा, कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा। 15,000 के गुड्स जो थे वो कैश में आपने बेच दिए प्रॉफिट पर। तो देखो भैया मैं बताऊं, आपने कर दिया मार्क, पॉज कर लो वरना चीटिंग हो जाएगी। 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000। ये कितना है बेटा, 20%। कितना आया बच्चों, 18,000 आ गया। तो हमारा कैश कितने से हो जाएगा, डेबिट 18,000 रुपए। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं था इसमें। Which of the following source document is used for depositing cash or check into bank? इसमें से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर नहीं पूछा, सोर्स डॉक्यूमेंट पूछा है। मैं यहां पर अगर होता, वैसे तो मैंने ये किसी के पेपर से उठाया है, अगर मैं यहां पर होता तो ऑप्शन थोड़े से और कंफ्यूजिंग लगता, मैं यहां पर डेबिट और क्रेडिट वाउचर भी लिखता, लेकिन चलो तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब यहां पर ना बच्चा इसको जरूर पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो पैसे जमा कराने और पैसे निकालने में लगता है, पे नोट, काउंटर फॉइल, कैश स्लिप या पे इन स्लिप। कर दो पे इन स्लिप, ठीक है ना, जो बैंक में मिलती है, जिसको भर के चेक जमा कराते हो या कैश जमा कराते हो, या समझ रहे हो ना, कैश या चेक जमा कराने के लिए एक स्लिप मिलती है ना, ऐसी अपनी टीएस गरेवाल खोलोगे तो आपको मिलेगी। ये जो पर्ची होती है ना, इस पर्ची को बोला जाता है काउंटर फॉइल, जो स्टैंप लगाकर ये फाड़कर अपने पास रख देते हैं, ये एज अ प्रूफ आपको दे देते हैं। कभी जाओ बैंक यार कभी घूम कर आओ बैंक, नहीं गए तो चलो। बिजनेस परचेज्ड, क्या खरीद लिया, बिजनेस ही खरीद लिया, ऐसा है, नहीं, अधूरी जानकारी।
अब बिजनेस परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख रुपए, 2 लाख के गुड्स खरीदे, सोल्ड 75% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर 75% गुड्स जो हैं वो उन्होंने बेच दिए। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स कितनी बची भैया? 43,000। अकाउंटेंट वैल्यूड द स्टॉक एट कॉस्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वायलेटेड इन द अबव सिचुएशन। वायलेट हुआ भी है या नहीं, आओ चेक करते हैं। मैच करूं? चलो आप पहले पॉज करके इस पे आओगे, मैं तो बता देता हूं बेटा, वरना ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो 2 लाख का सबसे पहली बात 25% हमारा स्टॉक बच गया, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 75% तो आपने बेच दिया। तो कितना आया भैया? 50,000। लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई है 43,000, वो हो गई है 43,000। लेकिन उसने कितने में रिकॉर्ड कर दिया बेटा? 50,000 में रिकॉर्ड कर दिया। स्टॉक हमेशा कौन सी वैल्यू पे लिखा जाता है? कौन सी वैल्यू पे लिखा जाता है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है जी। तो लोअर कौन सी थी? लोअर कौन सी थी? मार्केट वैल्यू। लोअर कौन सी थी? मार्केट वैल्यू। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? लिख दिया। तो आंसर है कंजर्वेटिज्म, यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल का पैराग्राफ पढ़ोगे, वहां वही एग्जांपल दिया हुआ जो मैं बता रहा हूं। ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल ही है कि हम फ्यूचर में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, जो दोनों में से कम है उस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि हम लॉस को आज ही ट्रीट कर लेते हैं। हम मान के चल लेते हैं भैया वो 43 का ही बिकेगा, 7,000 को आज ही ट्रीट कर लिया। गॉट इट। फिर कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन बिजनेस। ठीक है जी। सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 3,000 ज्यादा है। आपको निकालना है जीपी, आपको निकालना है जीपी। निकालो भैया जीपी, निकालो भैया जीपी, निकालो भैया जीपी। पॉज करके आंसर लिखेंगे। जीपी निकालने के लिए सबसे पहले लगेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको कह रखा है परचेज तो दी हुई है बेटा 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 7,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3,000 ज्यादा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बेटा? 3,000। कितना दे रखा है? 3,000। 3 के इतनी जगह ही नहीं है, लेकिन हमें चाहिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो इतनी तो मैथ्स आती है, तो भैया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा भैया? माइनस 3,000 रुपया। कितना हो जाएगा? माइनस का 3,000 रुपया। तो देखो अब हम इनकी जगह क्या लिख देंगे? माइनस का 3,000 रुपया। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या हो गया? माइनस 3,000 रुपया। तो आंसर आ गया 64,000। दिस इज माय COGS। बट मुझे क्या निकालना है? जीपी। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितनी है बेटा? 1 लाख माइनस 64,000। तो आंसर कितना आया भैया मेरा? 36,000 मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना आया? 36,000। कितनों का ये क्वेश्चन ठीक है वो लिख दो सर मेरा। ऑनेस्टी, ठीक है ना? ऑनेस्टी। देखो आपकी और मेरे बीच में ना एक ही रास्ता है, वो है कमेंट सेक्शन। ठीक है ना? वहां मैं तो अपनी बातें आपको बोल के बता पा रहा हूं, आप कैसे बताओगे? वो कमेंट ही करोगे, समझ रहे हो? कमेंट करोगे, लाइक भी कर सकते हो वैसे अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी 1 अप्रैल 2022 को हमारी गुल्लक के अंदर 1,250 रुपए पड़े हुए थे। बैड डेट हुआ था हमको पूरे साल में 300 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, देखो बैड डेट तो इसी में से माइनस हो जाएगा ना बेटा, बैड डेट इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारी गुल्लक में अभी और कितने पैसे पड़े हुए हैं? 950 रुपए। ठीक है जी, मैं तुमको साथ साथ बताया जा रहा हूं यार, ठीक है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 5% ऑन डेटर। ठीक है जी, और कितने दे रखे हैं डेटर? 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है वो आप देखो, देखो देखो देखो, कर लोगे, कर लिया होगा। चलो मैं बताऊं,
पॉज करके कर लो यार फटाफट। 950 रुपए हमारी गुल्लक में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। हमने नया प्रोविजन बनाया 10,000 का 5%, वो होना चाहिए 500। सिंपल सा लॉजिक है। P&L में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कब होगा? जब गुल्लक में फालतू पैसे होंगे, हमें निकालने पड़ेंगे। अब गुल्लक में कितने पैसे होने चाहिए? 500। और गुल्लक में है कितने पैसे? 950। तो कितने पैसे मैं निकाल लूंगा? 450। निकालना मतलब क्रेडिट मेरी इनकम, तो आंसर आ गया 450। अब मेरी बात ढंग से समझना, अगर यहां पर गुल्लक के अंदर मान लेते हैं 250 रुपए पड़े होते या 200 रुपए पड़े होते, तो मैं 300 रुपए डालता। अब डालने को बोलते हैं हम डेबिटेड, डालने को क्या बोलेंगे? डेबिट, ठीक है ना। तो वो डेबिट आएगा 300। यहां पे क्रेडिट पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताए हैं जिसमें इसकी एंट्रियां भी पूछ सकता है वो आपसे। अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 12th के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ओवर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट। समझो, समझने वाली बात यह है, वो ये है, समझो। यहां पर आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी फालतू आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा फालतू आ गया, ठीक है जी। कह रहे इससे फर्क क्या पड़ेगा? डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देगा। इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट, डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट, इंक्रीज द नेट प्रॉफिट, इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। कर लिया, लगा लिया दिमाग, लगा लिया दिमाग। चलो, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो मेरा जीपी भी तो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस बात है। सोचो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और क्लोजिंग स्टॉक पहले 1 लाख था तो जीपी आ रहा था 1000 रुपया। अब वो मेरा 1000 5000, 1,05,000 कर देता हूं तो ये 6000 हो जाएगा। जितना यहां बढ़ेगा उतना यहां पे बढ़ाना है, क्योंकि तभी तो बैलेंस होंगे। अब जीपी बढ़ जाएगा मेरा, जीपी बढ़ेगा तभी तो मेरा क्या बढ़ेगा बेटा? एनपी बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आ गया इंक्रीज द जीपी एंड नेट पी। नेट पी मतलब हाँ वही नेट पी हो गया। इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। चलो, वेजेस एंड सैलरीज आर शोन इन। ये कहां शो होते हैं? इज शोन इन, इज शोन इन। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग में जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में जाते हैं। जल्दी 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 जल्दी। आंसर इज ट्रेडिंग। देखो, पहला शब्द को प्रेफरेंस देनी है, मैंने आपको बता रखा है अपने वन शॉट्स में। सैलरीज एंड वेजेस होता तो पीएनएल, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग। सैलरीज एंड सैलरीज पहले होता ना तो पीएनएल पर टिक करता, ठीक है ना। तो अब तुमने 15 सवाल कर लिए होंगे एक बारी, जैसे ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं बीच में। चेक करके बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? आओ देखते हैं। कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो और प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ सकता है? नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। हाँ जी, तो आगे आंसर देखो। फॉर्मूला यार मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया था बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उल्टा चल रहे हो ना। जीपी के बाद ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के बाद एनपी आता है, लेकिन हम एनपी से ऑपरेटिंग पे जा रहे हैं तो एक्सपेंसेस ऐड होंगे और इनकम क्या हो जाएंगी? माइनस। इनकम क्या हो जाएंगी? माइनस। बात समझो, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पर है, 2-3 वीडियो पहले, कि एग्जाम से पहले इसे जरूर करके जाना। ये वीडियो बनाई है, जान के ऐसा थंबनेल बनाया था कि ताकि तुम उसे छोड़ो ना। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द मशीनरी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज। जब हम मशीनरी खरीदते हैं, जैसे आप अपना फोन खरीदते हो, तो फोन खरीदते हो जब आप, तो आप इंश्योरेंस कराते हो। अब जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल है, डेफर्ड रेवेन्यू है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर इज पॉज कर लिया, आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम खरीदते हैं
तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल। लेकिन उसके बाद वो कौन सी हो जाती है बेटा, हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस गलत। तो आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा, क्योंकि ये एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब भी हम देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा एनुअल होता है, 20-20 साल का पे नहीं करते हो। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा वो रेवेन्यू ही होगा। हाँ, अपने नाम कराना, कैरियज काटेज जो ये है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर आप मशीनरी बिना इसके खरीद सकते हो, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ ओमिशन परमिट क्या होता है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस टू मैच, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मतलब कह रहे हैं अगर एरर ऑफ ओमिशन होता है तो वो क्या करता है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। देखो अगर पूरा का पूरा ओमिटेड है तो क्या होगा भैया, बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, राम भी नहीं गया और कैश भी नहीं गया। करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा। द ट्रायल बैलेंस टू मैच, ट्रायल बैलेंस टू मैच का मतलब क्या हो गया, मतलब करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, तो मतलब देखो क्या है, अच्छा टोटलिंग सही नहीं आएगी, हाँ 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 हाँ, मतलब मैच तो हो जाएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो एरर ऑफ ओमिशन जो है वो हमारी ट्रायल बैलेंस को भी क्या कर देगा, मैच कर देगा, ट्रायल बैलेंस को भी मैच कर देगा और बैलेंस शीट को मैच कर देगा, लेकिन वो करेक्ट टोटल नहीं होगा। उसका जो आंसर आएगा, बैलेंस शीट अगर 2 लाख से मैच होनी चाहिए तो आपकी 2 लाख से मैच नहीं होगी, क्योंकि आपने ओमिट कर दिया। लेकिन हाँ, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस करेक्ट टोटलिंग से मैच नहीं होगा, मैच हो जाएगा, चाहे गलत अमाउंट से होगा। तो आंसर सी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिल बनता है भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा समझाता हूं। कह रहे अगर आप ओमिशन करते हो, यानी कैश टू राम एक एंट्री थी, आपने ओमिट कर दी, पूरी एंट्री भूल गए हो आप। अब पूरी की पूरी एंट्री भूल गए हो तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, हाँ, लेकिन जिस अमाउंट से एक्चुअल इसको लेकर होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, हाँ, लेकिन जिस अमाउंट से एक्चुअल होनी चाहिए थी इसको लेकर नहीं होगी, आया ना। तभी तो वो क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, सही अमाउंट से नहीं होगा। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। एरर नॉट शोन बाय द ट्रायल बैलेंस आर, जो ट्रायल बैलेंस शो ही नहीं करता। एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करता, क्योंकि ये इधर भी होता है और ये इधर भी होता है। कंपनसेटिंग एरर, ये भी इधर होता है और इधर भी होता है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये भी इधर होता है और इधर होता है। तो यानी ये किसी को भी, मतलब सभी को क्या करता है, शो नहीं करता। मतलब अगर पार्शियल ओमिशन होता ना तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना होता, तभी तो सस्पेंस अकाउंट आता है, समझो। तो ये एरर नॉट शोन बाय, नॉट शोन बाय मतलब हमें कैसे पता चलेगा एरर है ट्रायल बैलेंस से, जब वो मैच नहीं होगा। और मैच कब नहीं होगा, जब सिंगल साइड एरर होता है। जनरली जब क्या होता है, सिंगल साइड एरर होगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल 2 साइडेड होता है, सेम अमाउंट से। कंपनसेटिंग तो वैसे ही कंपनसेट कर देते हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मतलब इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क वैसे नहीं पड़ रहा। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ, यूज्ड टू राइट ऑफ किसको किसको किसको, क्या कह रहे हैं, द टर्म अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन किसको राइट ऑफ करने के लिए होता है बेटा, हमारा इंटेंजिबल किसको किसको किसको, वेस्टिंग एसेट को। अमोर्टाइजेशन जो होता है वेस्टिंग एसेट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं, इसको तो डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। किसके लिए होता है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू, बाय ट्रांसफर टू, क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू। कहां पे ट्रांसफर करते हो, ये तो अगर तुमने, मैं बोल दूंगा वर्ड तो फिर समझ में आ जाएगा तुमको। डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल, पीएनएल कैसे, पीएनएल कैसे, पीएनएल कैसे यार, डेप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर करते हो, पीएनएल में नहीं जाता आपका। जब आप फाइनल अकाउंट बनाना सीख लिया यार, क्या समझाऊं इसको मैं, हो गया। आगे बढ़ो। मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022, 80,000 की खरीदी थी। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन 20,000 थे। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 4 साल बाद जो थी वो 10,000 थी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड जो आपको लगाना है,
लगा लो क्या होता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लगाओ पॉज करके फटाफट। कॉस्ट कितनी आ गई भैया 1 लाख, कॉस्ट कितनी आ गई भैया 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करोगे कितना भैया 10,000 रुपया, 1 लाख में से माइनस करोगे 10,000 रुपया, एस्टिमेटेड लाइफ इतनी थी, तो 90,000 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया भैया 22,500, कितना आ गया भैया 22,500, कितना आ गया 22,500, कितना आ गया 22,500। अगला क्वेश्चन, बिजनेस रिसीव द बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इतना, तो ये पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ये पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है कहां का बेटा नेगेटिव का 8500, बीआरएस का क्वेश्चन लग रहा है ये। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनरिप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000, अनरिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, अनरिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है आधे चैप्टर में हम अपने आप को एज अ मैनेजर ट्रीट करते हैं और आधे चैप्टर के अंदर हम एज अ कस्टमर, तो यहां पर हम मैनेजर हैं क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ ना। क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000, अनप्रेजेंटेड का मतलब है कस्टमर ने 2000 माइनस कर दिए लेकिन पासबुक में से 2000 माइनस नहीं हुए, तो हमें भी क्या करने पड़ेंगे 2000 माइनस करने पड़ेंगे, तो यहां आ जाएगा। एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऑफ 1500, कस्टमर ने 1500 रुपए के चेक जमा कराए लेकिन पैसे नहीं आए, तो हमें भी करने पड़ेंगे भैया प्लस 1500, तो यहां पर आ गया जी प्लस 1500, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा 9,000 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 9,000। हम पासबुक टू कैश बुक जा रहे हैं तो अपने आप को क्या ट्रीट करेंगे कस्टमर, मेरा वन शॉट अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या कह रखा है, फिर आगे क्या बोल रहा है, Mohan's bank reconciliation statement shows a check of deposit but not credited by the bank 3,800. Check issued but not presented by the supplier 3,500. His balance, bank balance as per cash book. अब यहां पर आप कौन हो कस्टमर हो, अब यहां पर आप कौन हो कस्टमर हो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 25,000। अब आप कैश बुक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ये कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन, आप कर लो पॉज करके कर लो, ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ जी, क्या कह रहा है, मोहन्स बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट शोज अ चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक जमा कराया था लेकिन बैंक ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा 3,800 माइनस करना पड़ेगा, और चेक प्रेजेंट, ये तो भैया दहेज वाली एंट्री है पता है ना तुम्हें भैया, यहां पर इसने माइनस कर दिया 3,500 लेकिन अभी तक यहां पर नहीं आए, तो 3,500 रुपए क्या हो जाएगा प्लस, 3,500 रुपए क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया 24,700 रुपए पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24,700 रुपया, ठीक है ना। तो बीआरएस के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तीनों, ठीक है जी। इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज 3,000 डेबिट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, एंड देयर वर डिपॉजिट 800 नॉट येट क्रेडिटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 500, सिमिलर एंट्रीज आ रही हैं। बैलेंस इन द कैश बुक क्या होगा, पासबुक से कैश बुक जा रहे हो, कौन हो तुम कौन हो तुम कौन हो तुम, बैंक मैनेजर, तो यहां पर 3,000 डेबिट है यानी नेगेटिव है, 800 रुपए कस्टमर ने जमा कराए थे हमने कुछ नहीं किया, हम प्लस करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक थे 500 रुपए कस्टमर ने माइनस किए थे हमने कुछ नहीं किया, माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया भैया 2,700 रुपए क्रेडिट बैलेंस, 2,700 रुपए क्रेडिट आ गया, क्या आ गया क्रेडिट, हमारा लॉस हो जाएगा मतलब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो यहां तक देखा जाए तो बेटा 25 क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है ना, 25 हो गए। जीएसटी के क्वेश्चन है, इनपुट आईजीएसटी आफ्टर सेटिंग ऑफ, पूरा एक कंटेंट बना रखा है सेटिंग ऑफ के ऊपर, एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है जहां पे डिटेल में समझा रखा है सैकड़ों क्वेश्चन के साथ कि भैया, सैकड़ों तो ज्यादा हो गए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ कि जीएसटी क्या होती है, सेट ऑफ कैसे करते हैं, जीएसटी के ऊपर अलग वीडियो है, सेट ऑफ के ऊपर अलग वीडियो है। इफ इनपुट आईजीएसटी आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, अगर बैलेंस बच जाता है तो कहां से जाकर सेट ऑफ होता है, आउटपुट आईजीएसटी से, वो तो खत्म हो गया आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी से,
या किसी भी कर लो यार, जल्दी बताओ पॉज करके, फटाफट बता दो पॉज करके, फटाफट बता दो पॉज करके। हाँ जी, क्या है जी? आउटपुट सीजीएसटी आ गया। क्या आ गया बेटा? आउटपुट सीजीएसटी। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, ये एक हायरार्की होती है ना, पहले आउटपुट आईजीएसटी से खत्म करते हो, बैलेंस बच गया आउटपुट सीजीएसटी, वहां से बच गया तो आउटपुट एसजीएसटी। गॉट इट। अगला प्रश्न है ऑन इंटर स्टेट। अब ये देखो इंटर और इंट्रा, ये समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सी। देखो क्रेडिट तो ना, जब आप माल क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट आता है, इतना तो पता है ना। अब सीजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आएगा, ये बताओ, बोलो बोलो बोलो। अब देखो वैसे कॉमन सेंस की बात है, दोनों ही दे रखे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट। अब दो आंसर तो होंगे नहीं, तो बचता है हमारा कौन सा आंसर? बी। और वैसे भी इतनी तुक्केबाजी क्या करनी यार। इंटर का मतलब क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर, दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग शहर का मतलब क्या हो गया? आईजीएसटी। इंट्रा बोलता तो सेम शहर, इंट्रा बोलता तो सेम शहर, सेम स्टेट। सही है ना? ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू जर्नल प्रॉपर? बताओ भैया। कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एन एक्सपेंस, कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, करेक्शन ऑफ एन एरर, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जल्दी बताओ। देखो कैश पेमेंट है, कैश बुक में जाएगी, कैश परचेज है, कैश बुक में जाएगी, क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में जाएगी, करेक्शन ऑफ एन एरर कहां जाएगा बेटा? हमारा जेपी में, यानी जर्नल प्रॉपर में। सी ऑप्शन आया। क्या आ गया बेटा? सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें। क्या रहे? सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक अ, सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक, सिंपल पेटी कैश बुक क्या होती है? कैश बुक होती है, स्टेटमेंट होती है, जर्नल होती है, नन ऑफ द अबव। तीन तक गिनूंगा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो आंसर इज कैश बुक नहीं होती, कैश बुक नहीं होती। अब देखो जब हम पढ़ा रहे होते हैं, इवन मी ऑल्सो, या बड़े बड़े टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, क्या कहते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम भी होती थी, फिर पेटी आती है। अरे पेटी कैश बुक कोई बुक ही नहीं होती, वो तो एक प्रकार की क्या है? स्टेटमेंट। इसके सारा जो बैलेंस होता है वो कैश बुक में डालना ही पड़ेगा आपको यार। अब बुक का बैलेंस बुक में थोड़ा जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट होती है जो आप अपने जूनियर स्टाफ से बस भरवा लेते हो। इसकी सारी पोस्टिंग, सारी का मतलब है जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अमाउंट जो आता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? आपका कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? कैश बुक के अंदर ही किया जाता है। हाय जी। व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस? किन का डेबिट बैलेंस आता है? किन का डेबिट बैलेंस आता है? अब डेबिट बैलेंस समझते हो? मतलब जो बैलेंस सीडी बचेगा वो क्रेडिट साइड बचेगा। ऐसे कितने अकाउंट है जिसका बैलेंस सीडी यहां पर बचता है? सीडी यहां आएगा तभी तो बीडी यहां आएगा, और बीडी को बोलते हैं बैलेंस, डेबिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सबका। तो आंसर इज ये सिर्फ और सिर्फ एसेट का आएगा और एक्सपेंस का आएगा। अब एसेट तो होते हैं रियल, समझने वाली बात है, कंफ्यूजन दूर कर लो, और ये होते हैं नॉमिनल। ये क्या होते हैं? नॉमिनल। ठीक है जी। अब देखो देखो देखो, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट विल हैव द डेबिट बैलेंस। इतना लिखा होता ना तो रियल भी हो सकता था और नॉमिनल भी हो सकता था, लेकिन यहां पर वर्ड क्या यूज किया भाई साहब ने? ओनली, सिर्फ डेबिट बैलेंस। देखो अब एक्सपेंस के साथ साथ इनकम भी होती है, लेकिन इनकम का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यानी नॉमिनल अकाउंट समटाइम शोज डेबिट, समटाइम शोज क्रेडिट। तो यानी 100% जो हमेशा डेबिट बैलेंस देगा वो देगा रियल अकाउंट। ऐसा कोई एसेट नहीं है जो माइनस में चला जाए, ठीक है ना? माइनस में नहीं जाते एसेट्स, समझ रहे हो? ये कहानी है। अब बोलोगे सर बैंक बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, तो वो रियल है कहां? वो रियल है कहां? उसको तो हम पर्सनल में लेके चलते हैं। समझ गए गुरु ललित?
ललित से एक बात याद आ जाती है। ओहो हो, हाँ जी, ललित हूँ फिर याद आ गई अब तुमने वो पिक्चर देखी मिर्जापुर? हाँ बस अब याद आ गई होगी तुमको भी। ललित हु ओव्ड 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया। 70 पैसे इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है जी, तो 70 पैसे रिसीव हुए उसकी एस्टेट से, मतलब 1 रुपए पे 70 पैसे, सिर्फ 70 पैसे नहीं मिले दराज में। तो 20,000 का 70% कितना हो गया? जो भी हो गया, हमें लेना देना नहीं, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। बैड डेट अकाउंट के अंदर कितना आएगा? देखो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना अभी। बताओ भाई, बैड डेट अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा? 70 तो मिल गए, बैड डेट कितना हुआ? 30। पॉज करके बता रहे हो ना तुम, पॉज करके बता रहे हो ना तुम, 6,000 रुपया। तो यहां तक तुम्हारे हो गए हैं 30 क्वेश्चन। 30 में से कितने आंसर है जल्दी बता दो। अब फाइनल आंसर जरूर बताना, मां कसम, मां नहीं अकाउंट्स कसम। चलो क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड। देखो एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर बहुत, आपको लग रहा है ना ये सारे क्वेश्चन हल्के हैं, बेटा ये सब यही आ रहे हैं पेपर में भाई, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो बड़ा आ रहा है। मुझे देखो अकेले इस कमरे में कैमरे के आगे इतना मजा आ रहा है, तो सोचो तुम जब एक एस्पिरेशन लेकर बैठे हुए हो कि भैया फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स नहीं फाइनल एग्जाम में फोड़ कर आना है, तो तुमको तो कितना ही मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थम्स अप दो यार। थम्स अप का मतलब लाइक होता है, ठीक है ना। कह रहे हैं क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन। ऑब्वियस सी बात है, नाम में लिखा हुआ है। जब कोई चीज ज्यादा डेबिट हो जाती है ना, उसको कम डेबिट करने के लिए क्रेडिट नोट बनता है। यानी अगर कोई चीज फालतू डेबिट है तो उसको कम करने के लिए हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। तो कम कैसे करेंगे? जब हमें किसी को क्रेडिट देना होता है। क्रेडिट मतलब उधार नहीं है, डेबिट का उल्टा करना होता है। फालतू क्या हो रखा है डेबिट, उसको ठीक करने के लिए क्या बनता है? क्रेडिट नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस? वही आ गया, अभी मैंने बताया था किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो भाई। ये होता है एक्सपेंस, इसका तो नहीं होता। ये होती है इनकम तो आंसर आ गया, यही खत्म होगी ना, आगे जाना ही नहीं है। इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसका होता है, ये भी एक्सपेंस है नहीं होगा, ये भी एक्सपेंस है नहीं होगा। अगला चलते हैं जी। एन इंक्रीज इन वन असेट इज अकम्पेन्ड बाय। एक असेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि दूसरा सेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, या सारे। एक असेट बढ़ता क्यों है? एक असेट बढ़ता क्यों है ये बताओ। ऑल ऑफ द अबव भाई। डिक्रीज इन अनदर असेट, हाँ, जब आप मशीनरी खरीदते हो असेट बढ़ेगा तो कैश जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, उधार पे खरीद ली मशीनरी। इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल। कैसे? कैपिटल भी बढ़ रही है और असेट भी बढ़ रहा है। होता है ना, होता है ना, बताओ। रिसीव्ड कमीशन, कैपिटल बढ़ गई और कैश बढ़ गया, तो ऑल ऑफ द अबव। एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विद द कैपिटल ऑफ 6 लाख। उसके क्लोजिंग असेट दे रखे हैं और लायबिलिटी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल। अरे ये तो बहुत आसान है, ओरल हो जाएगा, ओरल। कह रहे हैं जी 8 लाख क्लोजिंग असेट है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो कितना आया भैया? 8 लाख माइनस 50,000। तो सिंपल सी बात है भैया, आंसर कितना आ गया? 7.5 लाख। कितना आ गया? 7.5 लाख। अंडर द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कब करते हैं? पेमेंट पर, ऑन बीइंग इनकर्ड, दोनों पर, नन ऑफ द अबव। मुझे पता है, मुझे पता है, कम से कम 60% बच्चे इसका जवाब गलत देंगे। 60%। अब आप उसमें हो या नहीं ये कमेंट में बताना। मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे सी ऑप्शन, जबकि आंसर क्या है? बी ऑप्शन। एक्रूवल एजम्पशन का मतलब ही यही है कि जब वो चीज पैदा हो जाए। मेरे वन शॉट देखो यार, दुनिया लाखों बच्चों ने देख लिए, तुमने नहीं देखा तो देखो। चैप्टर 3 के वन शॉट में बताया था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताया था। जब पैदा होती है, पनप जाती है, पनप मतलब पैदा हो गई, इनकर्ड हो गई, पेमेंट दी चाहे नहीं दी, रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। सिर्फ पेमेंट पे ही थोड़ा ना होगा, पेमेंट पे तो रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, वो तो पैदा हो गई तो कर दिया, बस खत्म होगी बात। तो आंसर क्या आएगा? ऑन बीइंग इनकर्ड।
वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक एट द लोअर, ये तो हमने बात कर ली है, ये तो नंबर फ्री के हैं तुम्हारे, तुम भी सही करोगे अगर तुमने ढंग से देखे हैं ना अभी सारे, तो 2 बार आ चुका है, वो है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है जी, मतलब वही स्टॉक इज वैल्यूड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस का दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म। सही है जी। IFRS आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल एंड फेयर वैल्यू, नन ऑफ द अबव। फेयर वैल्यू, अरे यही तो हमारी IFRS की एडवांटेज है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भागते थे, IFRS आया नहीं भैया, फेयर वैल्यू ले लो यार। हो गई ना आपकी मशीन अब पुरानी, ले लो फेयर वैल्यू। हो गई ना बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ना, लैंड की वैल्यू बढ़ गई ना। कब तक वही जो बाप दादाओं ने खरीदी थी, धीरू भाई अंबानी जी खरीद के गए थे, आज उनके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो उसी वैल्यू में थोड़ा ना चलेगी, कह रहे फेयर वैल्यू लो जो आज की वैल्यू, उससे कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी यार, क्या दिक्कत है? तो IFRS ने आकर फेयर वैल्यू बना दी। ठीक है जी। फिर आता है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, IASB अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये मैंने अभी क्विज किया था अपने पेड बैच में, कौन मेरा करोड़पति खेला था हम लोगों ने, तो वहां पर भी प्रश्न मैंने पूछा था और बच्चों ने गलत जवाब दिया था। हाँ जी, तो अब अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज ठीक जवाब देंगे। IASB अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया? सारे IAS एंड SIC, सम IAS एंड SIC, नन ऑफ द IAS एंड SIC। SIC पता है ना, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है जी। और IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, फुल फॉर्म भी दे दी, वैसे आपको याद होनी चाहिए। तो कह रहे ऑल IAS एंड SIC, कुछ या नन? तो आंसर ही सारे, इन सब को उसने एक्वायर करके ही ये बोर्ड बनाया था। IAS एक्वायर मतलब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे और एक SIC कमेटी बनाई, जिन्होंने आगे जाकर क्या बनाना शुरू किए बेटा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने और शुरू किए। अब वो IFRS बनाते हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो ध्यान रखना। अब मैं नहीं बता रहा वो कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड। इट्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, इट्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड, इनमें से कौन सा? देखो बेटा 4 होते हैं, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और रेलेवेंस। ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? हाँ जी बताओ, क्लियरली प्रेजेंटेड। आंसर इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियरली रिप्रेजेंटेड होंगे तभी तो अंडरस्टैंडेबल होंगे, तभी तो क्या होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे। तो भैया अब बारी है रिजल्ट की, और मैं बड़ा क्यूरियस हूं ये जानने के लिए कि आपका रिजल्ट क्या है। अकाउंट की कसम यहां तक पहुंचे हो, वैसे सबको पहुंचना चाहिए था, पेपर बहुत नजदीक है। अब सीरियस नहीं होगे तो कब होगे? तुम लोगों ने बोला था कि रिकॉर्डेड दो, तो मैंने रिकॉर्डेड दिया। 50 ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 40 में ही मैंने कहा बहुत है, इतने ठीक रहेंगे। 2 पेपर जितने हो गए, 2 पेपर के लगभग बराबर हो गए, समझ रहे हो? तो आपको भी कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए। सही है जी। कम है ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, कम है ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल स्टार्टिंग में पूछा था, इंपॉर्टेंट एंट्रीज वाला लेक्चर लाइव लेकर आया जाए रिकॉर्डेड, उसमें पूरी की पूरी किताब वैसे रिवाइज हो जाएगी आपकी, तो वो लाइव लेकर आया जाए या रिकॉर्डेड। ठीक है जी, मेरा मन है लाइव, बाकी आपकी जो इच्छा है, आप जैसे बोलोगे सर रिकॉर्डेड में टाइम वेस्ट नहीं होता, लाइव में होता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, मैं करने को तैयार हूं। ठीक है बेटा, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।